हम यूजीसी नेट हिंदी के तहत उपन्यास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा अगला उपन्यास है जिंदगी नामा, जो कि कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम देखते हैं कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया उपन्यास। कृष्णा सोबती जी, उससे पहले हम कृष्णा सोबती जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक फिक्शन लेखिका थी, आख्यायिका लेखिका हिंदी की, और ये मुख्यतः कहानी की लेखिका रही हैं। इन्हें 2017 में भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उससे पहले 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1980 में इसी उपन्यास जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। विभाजन पर रचे गए इस जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में कुछ कथन है जो इसके संपूर्ण इस उपन्यास के सार को दिखाता है। जिंदगी एक किताब सी है जिसमें ढेरों किस्से कहानियाँ हैं। इस किताब के कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं तो कुछ में खुशी मुस्कुराती है। प्यार है, गुस्सा है, रूठना मनाना है, सुख दुख है, ख्वाब है, हकीकत भी है। हम सब के जीवन की किताब के पन्नों पर लिखा कुछ अनछुई इबारतों को पढ़ने और अनकहे पहलुओं को समझने की एक कोशिश है जिंदगी नामा। यह जो जिंदगी नामा है, कह सकते हैं कि सुख और दुख दोनों का संगम इस उपन्यास में दिखाया गया है। एक तरफ हंसी तो एक तरफ आंसुओं से भी भीगे हुए पन्ने हमें देखने को मिलते हैं। यह जो उपन्यास है, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि यह अपनी भाषाई दृष्टि से थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है। यह पुस्तक थोड़ी कठिन है। कठिन क्या है, शब्दावलियाँ थोड़ी हमें समझने में दिक्कत होंगी, लेकिन अगर हम दिल से पढ़ें इस किताब को तो ज़रूर दिल को छूती हैं। तो हम देखते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इसके सारांश को भी हम देखेंगे। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 ईस्वी में लिखा गया, 1979 ईस्वी में लिखा गया था। कृष्णा सोबती का लिखा यह उपन्यास जिंदगी नामा अब विभाजित पंजाब के लोगों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन समेटता हुआ एक बेहद पठनीय उपन्यास है। जिंदगी नामा को आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण पंजाब के डेरा जट्टा नामक गांव का केंद्र में होना है। इसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं और इस उपन्यास का जो मुख्य केंद्र है, जिसकी कथा कही गई है, वो पंजाब का एक डेरा जट्टा नामक गांव है, जिसके बारे में इस उपन्यास में बताया गया है। इसमें पिंड नामक एक गांव को भी प्रस्तुत किया गया है। इसे ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा गया है क्योंकि इसमें पंजाब के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसी बहाने पंजाब के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं को भी उकेरने का प्रयास किया गया है। हम जिंदगी नामा को महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहते हैं। इस उपन्यास की जो शुरुआत है, क्योंकि एक कविता से ही होती है प्रारंभ, महाकाव्यात्मक ढंग का है थोड़ा, तो इसको हम महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसका जो प्रकाशन था वो 2 खंडों में किया गया था। पहले का नाम था जिंदगी नामा, जिसे जिंदा रुख कहते थे, और दूसरे का प्रकाशन, दूसरे जो खंड था उसका नामकरण इंकलाब जिंदाबाद किया गया था, लेकिन यह खंड प्रकाशित नहीं हो पाया। और इस महाकाव्यात्मक, इसमें शुरुआत में ही कविताओं के माध्यम से पूरे उपन्यास की एक तस्वीर सी झलकती है। जैसे कुछ पंक्तियां हैं इस उपन्यास की। सुनहरी ढेरों पर चमकती मीठी सजरी धूप, या कुछ उस जो कविता है दी गई है उसकी कुछ पंक्तियां हमने इसमें नोट की हैं। तो वो पंक्तियां
गलबहियों से उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी चनाब और झेलम। इसमें दो नदियों का इस उपन्यास में उल्लेख भी किया गया है, चेनाब और झेलम नदी, चेनाब और झेलम के माध्यम से। तो यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। 1979 में लिखे इस उपन्यास ने कथ्य और शिल्प में अनूठे प्रयोग के लिए सिर्फ ख्याति ही नहीं अर्जित की, बल्कि इसके लिए सोबती जी को भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1980 में मिला। उपन्यास की विषय वस्तु का जिक्र उपन्यास के पिछले आवरण पर हमें देखने को मिलता है। कुछ पंक्तियां हैं जिंदगी नामा के संदर्भ में। जिंदगी नामा जिसमें ना कोई नायक ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग और लोग, जिंदा दिल जांबाज लोग, जो हिंदुस्तान की ड्योढ़ी पंचनद पर जमे, सदियों गाजी मर्दों के लश्कर से भिड़ते रहे, फिर भी फसलें उगाते रहे, जी लेने की सौंधी ललक पर जिंदगानियां लुटाते रहे। सोबती जी ने कथावस्तु के रूप में पंजाब के ग्रामीण जीवन को चुना हुआ है। डेरा जट्टा गांव जो पंजाब में है के एक परिवार को, मुख्य रूप से एक उसमें परिवार है, हिंदू परिवार है, शाह जी का परिवार, उसी को इस उपन्यास में केंद्र में रखा गया है। उस उपन्यास के माध्यम से हम इस उपन्यास में उस परिवार के माध्यम से इस उपन्यास में हम संयुक्त परिवार की स्थिति को भी देख सकते हैं कि कैसे संयुक्त परिवारों की स्थितियां होती हैं। उपन्यास के पहले खंड को सोबती जी ने भूमिका में आने वाली छटपटाहट कहा है। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है। जिंदगी नामा में पंजाब की लोक संस्कृति, पंजाबियों की जीवन शैली, हास परिहास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पंजाबी भाषा का प्रयोग तथा जनमानस में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग देखा जा सकता है। यह जो उपन्यास है इसमें पंजाब की हमें लोक संस्कृति, वहाँ के लोकगीत, चुटकुल्ले, ग्राम गीत, तुकबंदियाँ, मुहावरे, भास परिहास, सब कुछ बहुत ही सहज और सरल शब्दों में देखने को मिलता है। यह उपन्यास सोबती जी की विलक्षण भाषा सामर्थ्य का भी परिचायक है। कहीं हिंदी का विशिष्ट ध्वनि संसार हमें दिखता है इस उपन्यास में, तो कहीं पंजाबी मुहावरों का खुरदुरापन, कहीं राजस्थानी लयात्मक बयार बह रही है, तो कहीं उर्दू और संस्कृत का दिल में उतर जाने वाला मनमोहक अंदाज इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। इस उपन्यास में हमें गरीब पंजाबी किसानों के दिलों की धड़कन भी सुनाई देती है। किस तरह वह जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों के शोषण व कर्ज के बोझ में दबकर धीरे धीरे किसान से भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं, यह देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो जमींदार, साहूकार और सूदखोरों से तो शोषित होते ही हैं, उनके साथ ही साथ वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भी शोषित किए जाते हैं। हमें किसानों का जो दर्द है वो बार बार इस उपन्यास में उभर कर आता है, जो कि ज़मीन पर हर साल मेहनत मशक्क़त करके फसलें तो उगाते हैं, लेकिन उसके मालिक वो नहीं होते। सूदों के चक्र में फंसकर उनकी ज़मीन जो है तो साहूकारों के हाथों में चली जाती हैं। कैसे इस उपन्यास में जो शाह जमींदार हैं वो गरीब किसानों को ठगते हैं, 100 रुपये कर्ज में देते हैं, बाद में 1000 हो जाता है कर्ज में और गरीब किसान चुका नहीं पाते, तो उन सब का वर्णन इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। उपन्यास में हमें यह भी देखने को साथ ही साथ मिलेगा कि कैसे कानून और नियम किस तरह अमीरों के पक्ष में चले जाते हैं। यह बहुत ही दयनीय कह सकते हैं, बहुत ही गलत बात है, लेकिन ये एक हकीकत भी है। आज के संदर्भ में भी हमें देखने को मिल सकता है कि कानून और नियम आज भी, भले ही कहा जाता है कि सबके लिए न्याय एक कानून एक बराबर है, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो कैसे वो अमीरों के पक्ष में चले जाते हैं, हमें उस उपन्यास में दिखाया गया है। सोबती जी ने जो मर्मस्पर्शी ढंग से पवित्र चेनाब और झेलम नदी में गरीब किसानों के बहते रक्त का चित्रण किया है, वह भीतर ही भीतर कहीं पाठक के मन में बैठ जाता है।
हमें इस उपन्यास में जो कथा है वो दो रूप में चलती है, एक तो पारिवारिक और दूसरी सामाजिक। शुरुआत जो होती है कथा की वो तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से होती है, किंतु बाद में सांप्रदायिकता का रूप लेकर सामाजिक हो जाती है। और जो सांप्रदायिकता, जो उत्पन्न धर्मांधता एवं सांप्रदायिकता को आश्रय दे रही शासन व्यवस्था को भी सोबती जी ने इस उपन्यास में उघाड़ने का प्रयास किया है। साथ ही हमें यह देखने को मिलता है कि पंजाबी जीवन में प्रेम किस तरह घुल मिल गया है। इसका हृदय स्पर्शी वर्णन सोबती जी ने किया है। साथ ही यह भी देखने को मिलता है कि पंजाबियों में अत्यधिक प्रेम भाव लगाव के बावजूद भी विभाजन के उपरांत उत्पन्न आर्थिक असमानताएं और धर्म के हस्तक्षेप से स्थिति कैसी विकराल हो गई। गरीबी, निर्धनता, भूख के बाद भी लोगों में जो प्रेम का प्रभाव था वह सब किस प्रकार सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ जाता है, यह इस उपन्यास में बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में विभाजन के पूर्व और बाद की उत्पन्न भयावह स्थितियों का चित्रण किया गया है। अपनी मिट्टी के प्रति व्याप्त सम्मान की भावना एवं स्वाभिमान को भी इस उपन्यास में दिखाया गया। पंजाबियों की शौर्य गाथा को बहुत ही सुंदर ढंग से इस उपन्यास में वर्णित किया गया है और प्रामाणिकता के साथ वर्णित किया गया है। इसमें उन्होंने, सोबती जी ने, विदेशी आक्रमणकारियों का कैसे विरोध किया पंजाबियों ने, उसका चित्रण किया है और कैसे उन्हें पंजाब से भागने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी शौर्य गाथा का वर्णन सोबती जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। इसके लिए उन्होंने सिख गुरुओं को आधार बनाया है, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह की बहादुरी का वर्णन किया गया है। इसमें उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह में चंडी चरित्र को आधार बनाया है, गुरुमुखी रामायण को आधार बनाया है। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को आधार बनाकर इन्होंने प्रामाणिकता के साथ यह वर्णन किया हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह की कुछ पंक्तियां हैं जो हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं। वो बोलते हैं कि उनका संदेश है, जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सकें तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना जायज़ है। यह हमें उपन्यास के अंत में गुरु गोबिंद सिंह का संदेश है जो देखने को मिलता है। उपन्यास के प्रारंभ में कई बिंबों का सहारा लेते हुए काव्यात्मक एवं लयात्मक अभिव्यक्ति भी की गई है, जैसे मीठी सजरी धूप, घी रची मोटी वजनी रोटियां, सगुनों के बाग। इस तरह कई सारे शब्द ऐसे हैं जो काव्यात्मक और लयात्मक ढंग से सजाए गए हैं। डेरा चट्टा गांव में 3 परिवारों, सिख, मुस्लिम तथा हिंदुओं के संघर्ष के माध्यम से उनके सांस्कृतिक जीवन में समन्वय का भाव देखने को मिलता है लेकिन बाद में आर्थिक शोषण के कारण आपसी बैरभाव, संघर्ष, ईर्ष्या, घृणा के भाव भी देखने को मिलते हैं। इस उपन्यास का जो कथानक है उसमें क्या है कि एक वही परिवार है, 3 मुख्यतः परिवारों का वर्णन है, हिंदू, मुस्लिम और सिख के, जिसमें से मुख्य जो परिवार है वो शाह जी का परिवार है जो कि एक हिंदू परिवार है। उसी का ही वर्णन इस उपन्यास में किया गया है, उसी परिवार के माध्यम से। इस उपन्यास में जो शुरुआत में है वो विभाजन से पूर्व पंजाब के गांव में शरद पुष्पा की रात का दृश्य दर्शाया गया है। जैसे चिट्टी धूप, चांदनी रात की मस्ती में हंसता खेलता, घरों का चित्रण किया गया है। पंजीरी का प्रसाद पूरे गांव में बांटा जाना और बाद में बड़े लाला द्वारा गांव को कथा सुनाना, इन सब का चित्रण किया गया है। और इसमें डेरा चट्टा गांव की कथा वस्तु दर्शाई गई है। कई परिवेशों का चित्रण है, जैसे मुस्लिम परिवेश में मस्जिद में अजान, मुर्गे की बाग के साथ भोर का होना, इस तरह किया गया है। इसमें लोहड़ी जैसे त्यौहार का भी चित्रण किया गया इस उपन्यास में।
जिसमें गांव की कुंवारी लड़कियां किस तरीके से बैठकर मिल बांटकर चरखा काटती हैं, गीत गाती हैं, हंसी बतियाती हैं। और इसमें जो मुख्य शाह जी हैं उनकी पत्नी साहनी जी के साथ बैठकर आराम से लड़के जो हैं वो घर घर जाके लोहड़ी मांगते हैं। इन सब का बहुत ही सजीवता के साथ चित्रण सोबती जी ने किया हुआ है। मेहरी चाची को भी दर्शाया गया है, जो कि साहनी जी जिनको मतलब पुत्र प्राप्ति नहीं होती रहती है, तो उनको साथ लेकर वो बाबा फरीद के दरबार में जाती हैं। तो कैसे फिर उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है बाद में, जिसका नाम लाली शाह रखा जाता है, जो कि लड़का होता है। इस खुशी को पूरे गांव में जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। उसके बाद बैसाखी का त्यौहार आता है। फिर उसी संदर्भ में हमें शाहों द्वारा शोषण भी दिखाया गया है, किसानों पर कैसे शोषण होता है। तो इन सब के परिवार से होते हुए जो कथा है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू होती है, लेकिन बाद में सांप्रदायिकता का धीरे धीरे रूप लेकर सामाजिक हो जाती है। तो शुरुआत तो शाह जी के परिवार से होता है कि उनकी पत्नी को, दोनों पति पत्नी जो हैं वो जमींदार की, शाह जी उनकी पत्नी साहनी जी और शाह जी दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते हैं। उनको संतान नहीं होती और ये जो हैं साहनी जी वो शाह जी की दूसरी पत्नी हैं। फिर ये सोचती हैं कि वो दूसरा विवाह कर लें, तीसरा विवाह कर लें, क्योंकि वो खुद दूसरी पत्नी रहती हैं, लेकिन शाह जी नहीं करते। तो फिर उनकी बड़ी तमन्ना होती है उन्हें खुद का पुत्र हो, तो बहुत वो मिन्नतें करती हैं। तो बाद में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं सब का बाद में धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और सांप्रदायिक दंगों से थोड़ी सी स्थिति भयावह हो जाती है, जिसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास में जो चित्रित कथानक है उसको पढ़कर पाठक भूल जाता है कि वो जो है वो उपन्यास को पढ़ रहा है या फिर उपन्यास को देख रहा है। लेखिका का जो उद्देश्य है वह पंजाब अंचल में बहते हुए जीवन को चित्रित करना है, रूढ़ियों अंधविश्वासों का खंडन करते हुए प्रगतिशील विचार का प्रचार प्रसार कर समाज सुधार करना है। लेखिका का जो उद्देश्य है वो यही है। साथ ही कुछ अन्य बिंदु भी हमें इस उपन्यास में महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलते हैं। 1907 से लेकर 1915 तक की कालखंड का ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। कह सकते हैं यह एक दस्तावेज ही है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज है इस कालखंड का। उपन्यास में कथा की अधिकता नहीं है, बल्कि दृश्य लगातार क्रम के साथ बदलते दिखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है तथा अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए पंजाबियों को किस तरह पंजाबियों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता था, इस घटना का भी चित्रण किया गया है। उपन्यास में पुलिस के आतंक और आतंकवादी हरकतों का भी वर्णन किया गया है। रोमांटिक प्रेम का वर्णन है। पुत्र और पुत्री के जन्म को लेकर जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वास का वर्णन है। विभिन्न त्योहारों जैसे लोहड़ी, वैसाखी, दीपावली, इनका भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। राजनीतिक परिवेश का भी चित्रण है। चौपालों एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है। विधवाओं का जीवन भी देखने को मिलता है। फौजी जीवन का वर्णन है। ग्रामीण जीवन में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार है। रोहिणी जी ने इस उपन्यास के संदर्भ में कहा है कि बस यही है वह स्थल जहाँ कृष्णा सोबती नाम न रहकर प्रेरणा बन जाती हैं, संज्ञा न रहकर एक विशेषण है। यह रोहिणी जी का कथन है इस उपन्यास के संदर्भ में। इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं शाह जी, जो कि एक जमींदार हैं और एक तरीके से इन्हें शोषक वर्ग का प्रतिनिधि के रूप में भी दिखाया गया है। साहनी जी इनकी पत्नी हैं, जो कि बहुत ही गरिमामयी पात्र के रूप में यहाँ पे चित्रित हुई हैं। यह बहुत ही कुशल, सहिष्णु, धार्मिक, परिश्रमी, व्यवहार कुशल हैं। इन्हीं को केंद्र में रखकर कथा कही गई है। यह बहुत ही
ज़्यादा संघर्षशील नारी के रूप में हैं। वैसे सोबती जी ने नारी की मुक्ति व नई सोच का स्वागत ही किया था। उनकी सबसे अच्छी बात सोबती जी की यह है कि उनके नारी पात्र कभी हारना नहीं जानते, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। चाहे उनकी मित्रों हो, अरण्या हो, चित्रा हो, या फिर इस उपन्यास में साहनी जी, या फिर मेरी चाची को हम देख सकते हैं, जो कि बहुत ही संघर्षशील पात्र हैं, नारी पात्र हैं। तो जो साहनी है वह बहुत ही संघर्षशील और गरिमामयी पात्र के रूप में इस उपन्यास में दिखाया गया। जब हम यह उपन्यास जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा उपन्यास है यह। इनका जो पुत्र होता है लाली शाह, वो है काशी शाह, शाहजी के भाई हैं। बिंद्राणी या बिंद्रामणी काशी शाह की पत्नी है। महरी चाची राबिमा या राबिया, जो लाली शाह की आया रहती हैं। गुल्ले शाह, वारिस शाह, फ़कीरा, कंजरी, बरकती, विधवा लक्ष्मी, सलामत अली, मैहर अली, चौधरी फ़तेह अली, तुरफैल सिंह, गत्ता, दासी हस्सा, इस्माइल, दिलबाग, ये सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं इस उपन्यास के। इस उपन्यास में कुछ के संदर्भ में गोपाल राय जी ने कहा है कि जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों के व ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में जमने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत, मशक्कत से भरी अक्खर संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता। इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है पुलिस का आतंक एक जगह पे, जिसका चित्रण हमें उपन्यास में देखने को मिलता है कि एक बार क्या होता है कि पुलिस आ जाती है और गांव वालों को काफ़ी मारती है, मारपीट कर होता है गांव वालों के साथ में। तो पुलिसों के माध्यम से ग्रामीणों का शोषण भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस उपन्यास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जिसमें एक जगह बोला गया है कि फौजी बंदे दुनिया जहान घूमने निकल जाएं, पर दिल अपना पोटली में बांधकर अपने पिंड में पुराने सुराख पर लटका जाते हैं। अगली पंक्ति है इसी उपन्यास की है, कौन जानेगा कौन समझेगा अपने वतन को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों की पीड़ा को। झेलम चिनाब बहते रहेंगे इसी धरती पर, लहराते रहेंगे मीठी मीठी हवाओं के झोंके इसी धरती पर, इसी तरह हर मौसम में इसी तरह बहते रहेंगे, लेकिन फिर हम नहीं होंगे। इस उपन्यास की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कृष्णा सोबती जी का जो यह उपन्यास है, कृष्णा सोबती जी का यह जो उपन्यास है वह बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी उपन्यास है। इसमें जो घटनाएं हैं वह पाठक के मन को छू जाती हैं। तो इसके सारांश, संक्षिप्त में सारांश हमने बताया है, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ा है तो पूरी कथा हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। तो हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें के साथ में थोड़ा सा सारांश को भी इस उपन्यास में बता दिया है। इस तरह यह उपन्यास समाप्त होता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।